मेरे दोनों हाथों में और एक पैर में करंट दौड़ पड़ा और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। मेरे दोनों हाथ और एक पैर को काटना ही मुनासिब समझा गया। ड्रेसिंग के दौरान मेरे इतना ज़बरदस्त पेन होता था कि मेरे चीख से मेरा पूरा घर गूंज जाया करता था। कंपाउंडर साहब मेरे हाथ के एक हिस्से से कॉटन का गॉज डालते और दूसरे हिस्से से निकालते। पंखों की परवाह नहीं थी मुझे, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हौसलों से उड़ना सिखाया था। और आज मैं एक लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, राज्य स्तरीय अवॉर्डी और बीकानेर के रविंद्र ऑडिटोरियम में 2 मिनट सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए रोशन नागर। सभी दुखों से उभर कर आया हूँ, सभी दुखों से उभर कर आया हूँ, मैं अपनी कहानी सुनाने आज बीकानेर आया हूँ। सर्वप्रथम बीकानेर की पावन धरा और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन और मेरे प्यारे दोस्तों और साथ ही सक्सेस टॉक के श्री सुमित शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, इस भव्य कार्यक्रम का मुझे हिस्सा बनाया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, सक्सेस टॉक के रिगार्डिंग मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूं कि इनकी टीम पर्दे के किरदारों को नहीं, जीवन के किरदारों को आपके सामने लेकर आती है। तो साथियों, हमारे जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई हादसा ऐसा होता है जिसके होने का समय, दिन, दिनांक और साल हमें याद रह जाता है। ऐसा ही एक हादसा मेरे जीवन में 29 जनवरी 2002 मंगलवार के दिन शाम 5 बजे हुआ। जनवरी का महीना और जयपुर की ढलती शाम। आप सोच सकते हो कि पतंगबाजी का क्या गजब माहौल होगा। मैं छत पर बैठा हुआ उड़ती पतंग देख रहा था, तभी एक नीले कलर की पतंग मेरे सामने आई और मैं उसे लेने के लिए दौड़ा। सबसे पहले मैंने छत पर पड़े बांस के डंडे को उठाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डंडा उस पतंग तक पहुंच नहीं सका। वो पतंग मेरे हाथ से निकल ना जाए, इसी हड़बड़ी के अंदर मैंने छत पर पड़े आरसीसी के सरियों को उठा लिया। और जैसे ही मैंने सरिया उठाया, मेरे घर के नज़दीक से जा रही 36 kV वोल्ट की हाई टेंशन लाइन ने उससे अर्थिंग बना ली। जब अर्थिंग बनी तो मेरे दोनों हाथों में और एक पैर में करंट दौड़ पड़ा और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। यहाँ मैं आप सभी को एक बात और बता दूँ, जिस दिन मेरे साथ ये हादसा हुआ, ठीक इसके 20 दिन बाद मेरे घर में मेरी बुआ जी की शादी थी। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन इस एक हादसे ने पूरे घर का माहौल बदल कर रख दिया। खैर, जब मैं होश में आया तब मैं हॉस्पिटल में था और मुझे आज भी अच्छे से याद है, मेरे हाथों में खून पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन डॉक्टर मेरे हाथों में फिर से खून का दौरा शुरू होने का वेट कर रहे थे। मेरा दुर्भाग्य था कि ये ऐसा हो नहीं पाया। खैर, मेरे हाथों में जो खून जल चुका था उसमें इन्फेक्शन बनता जा रहा था और उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए मेरे दोनों हाथ और एक पैर को काटना ही मुनासिब समझा गया। मेरा ऑपरेशन हुआ, दोनों हाथ और एक पैर को काट दिया गया। ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद ही डॉक्टर साहब ने फिर से मेरे दादाजी से कहा कि नागर साहब, हमें रोशन का फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके हाथों में जो इन्फेक्शन बना है वो रुक नहीं रहा। इस बार हमें इसके दोनों हाथों को शोल्डर समेत ही हटाना होगा। तब मेरे दादाजी ने कहा कि आप इसका दोबारा ऑपरेशन ना करें, इसको आप डिस्चार्ज दे दे, मेरे घर में शादी है, मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ।
डॉक्टर साहब ने कहा कि नागर साहब आप ज़िद कर रहे हैं, ये बच नहीं पाएगा। मेरे दादाजी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर इसकी ज़िंदगी होगी तो ये बच जाएगा, नहीं तो जैसे खुदा की मर्जी। और डॉक्टर साहब के अंतिम शब्द यही थे कि आप इसको ले जाओ, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन का मेहमान है, इससे ज़्यादा का नहीं। खैर मुझे डिस्चार्ज दिया गया। डिस्चार्ज देने के बाद में हॉस्पिटल से हर 2 दिन के बाद कंपाउंडर साहब आया करते थे मेरी ड्रेसिंग करने के लिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, उनके स्कूटर की आवाज़ सुनते ही मैं रोने लगता था। उसका कारण ये था कि ड्रेसिंग के दौरान मेरा इतना ज़बरदस्त पेन होता था कि मेरी चीख से मेरा पूरा घर गूंज जाया करता था। कंपाउंडर साहब मेरे हाथ के एक हिस्से से कॉटन का गौज डालते और दूसरे हिस्से से निकालते। घाव इतने गहरे थे कि बहुत ज़बरदस्त हालत ख़राब थी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी हम छोटी सी भी बैंडेज करवाने जाते हैं, ऊपर की पट्टी हटाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो वो आखिरी गोज रहता है ना, जो घाव पे लगा हुआ रहता है, उसको हटाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और उसके लिए स्प्रिट डाली जाती है। तो कंपाउंडर साहब जब स्प्रिट डाल के अपने हाथों से साफ़ करते तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती थी। ये समझो कि प्राण ही बाहर निकल जाया करते थे। खैर ये सिलसिला 6 महीने तक चला और कंपाउंडर साहब की मेहनत और मेरे अपनों की प्रार्थनाओं की वजह से मैं इस कंडीशन में आ सका कि मेरे घावों की सर्जरी की जा सके। कंपाउंडर साहब ने जब 6 महीने बाद में डॉक्टर साहब को बताया कि साहब आपका जो पेशेंट था रोशन नागर, वो अब इस कंडीशन में आ चुका है कि आपको उसकी सर्जरी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने सुना और वो चौंक गए कि यार वो अभी तक ज़िंदा है क्या? मैं तो सोच रहा था वो ख़त्म हो गया। कि नहीं साहब, वो ज़िंदा है और वो उसकी कंडीशन भी बेटर है, आपको उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि यार मैं उससे मिलकर आऊँगा। जनरली डॉक्टर जाते नहीं है किसी के घर पर, वो मेरे से मिलने मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि 99% केसेस के अंदर लोग बचते नहीं हैं, जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन आज तू अगर ज़िंदा है तो सिर्फ और सिर्फ तेरे विल पावर की वजह से। कोई और होता तो शायद जीने की उम्मीद छोड़ देता, लेकिन जब से मैंने तेरा केस अपने हाथ में लिया है, तेरे मुँह से एक ही बात सुनी कि साहब मुझे मरना नहीं है, मुझे ज़िंदा रहना है। इसी भावना को 4 लाइनों में आपके सामने व्यक्त करना चाहूँगा। असंभव कही तो संभव करके दिखाना है, असंभव को ही तो संभव करके दिखाना है। ये जो लोग कहते हैं ना आपसे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, यही तो करके दिखाना है। और धारा के साथ तो हर कोई बह लेता है, धारा के साथ तो हर कोई बह लेता है, हमें धारा के विपरीत बहकर दिखाना है। सर्जरी होने के बाद में मैं फिजिकल फिट हो गया। फिजिकल फिट होने के बाद में अब समय था फाइट बैक का। मैंने सर्वप्रथम चलना सीखा। जनरली हम लोग अपने जीवन में एक बार चलना सीखते हैं। मेरी किस्मत अलग थी कि मुझे 2 बार चलना सीखना पड़ रहा था। मैं जयपुर फुट यूज़ करता हूँ, महावीर विकलांग समिति गया, जयपुर फुट लगवाया। दोनों हाथों के ना होने की वजह से बैलेंस बनाकर चलने में काफ़ी दिक्कतें होने लगी। आजकल जिसके हाथ पर सही सलामत है वो भी कई बार अनबैलेंस हो जाता है, तो मेरा तो आप समझ ही सकते हो। यकीन मानिए, खूब गिरा हूँ मैं, खूब गिरा हूँ मैं, गिरगर संभला हूँ मैं, खूब गिरा हूँ मैं, गिरगर संभला हूँ मैं, तभी तो आज सभी के सामने मजबूत खड़ा हूँ मैं। जैसे कि आपको मेरे बारे में जानकारी होगी कि मैंने पढ़ाई लिखाई भी की है, तो वो सब कैसे हुआ इसका भी किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब सेकंड टाइम मैं पैर लगवाने के लिए गया, तो मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ तो सभी के लिए चलता फिरता क्वेश्चन मार्क होता हूँ। लोग मुझे देखते हैं और अपने मन में सवाल पैदा करते हैं कि कैसे हुआ, क्या हो रहा होगा, कैसे चल रहा होगा। तो जब मैं सेकंड टाइम पर पैर लगवाने के लिए गया तो वहाँ कुछ सज्जन लोग बैठे हुए थे, मेरे बारे में चर्चा चल रही थी कि इनके ये सब कैसे हुआ और कि अब जो हो गया चलो वो हो गया, लेकिन आगे क्या होगा, इसकी बहुत बड़ी लाइफ है, अभी तो इसकी उम्र ही कितनी है। 7 साल के उम्र में मेरा हादसा हो गया था। तब एक ने कहा कि साहब ज़िंदगी है तो जीनी तो है ही, क्यों ना आप इनको सिंगर बनाओ। लेकिन मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं सिंगर बन सकूं। किसी ने कहा कि आप इनको वकालत करवाइए।
वहाँ पर बोलने का काम होता है। फिर किसी ने कहा कि साहब वकालत करने के लिए पढ़ाई लिखाई भी तो ज़रूरी है। तब एक ने सजेशन दिया कि आप इनके बाजू पर पेन बांधकर लिखने की कोशिश करवाइए। मुझे सुझाव अच्छा लगा और जो प्रोसेस था मेरे एक्सीडेंट के बाद का लगभग 1.5 से 2 साल तक मैं बेड रेस्ट पे रहा। उस दिन मैंने पेन बांधा और मेरा नाम लिखा। राइटिंग बहुत गंदी थी, लेकिन यकीन मानिए मुझे खुशी बहुत हुई। 2 साल बाद मैंने पेन बांधकर लिखना सीखना शुरू किया। जब शुरुआत में पेन बांधा करता था तो घाव ताज़ा थे, नसें जाम हो जाया करती थी डोरा बांधने के बाद में, और खून का स्राव रुक जाया करता था। दर्द काफ़ी होता था, लेकिन कोशिश करके करते 5 मिनट के समय को मैंने 50 मिनट, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे तक लेकर गया। और 8th 10th और बोर्ड की क्लासेस के अंदर मैंने फर्स्ट डिवीज़न से सभी क्लासेस पूरी करी, वो भी बिना किसी हेल्प के। जैसा कि आपको जानकारी होगी, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर हमें हेल्पर मिलता है, लेकिन मुझे उसके ऊपर से ज़्यादा खुद के ऊपर भरोसा था, इसलिए मैंने मेरे पेपर खुद ही दिए। इसी तरह से मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। और ग्रेजुएशन के बाद में मेरा सफ़र इस तरह से शुरू हुआ कि मैं कॉलेजों में, सेमिनार्स के अंदर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपनी कहानी सुनाने के लिए जाने लगा। क्योंकि मेरा ये मानना है साथियों, अगर यहाँ बैठे इतने सारे लोगों में से अगर 2 लोग भी अपने जीवन में ये सोच लिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो मेरा काम खत्म। और आज आप सभी के साथ से, परमात्मा के आशीर्वाद से, मैं एक लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, राज्य स्तरीय अवॉर्डी और वर्तमान समय में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कैसे करूँगा, ये मुझसे कैसे होगा। पंखों की परवाह नहीं थी मुझे, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हौसलों से उड़ना सिखाया था। और साथियों, हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा जो एहसास होता है, सबसे बड़ा जो डिटर्मिनेशन होता है, वो होता है कि हमारा दिमाग में क्या चल रहा है। कि अगर हमने सोचा कि मुझे ये काम करना है, तो बेशक आप उस काम को कर जाओगे, लेकिन आपकी नीयत, आपका रास्ता साफ होना चाहिए। अगर ये चीज़ें बिल्कुल सही होगी तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में कभी भी नहीं चूकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने लिखना एक बार नहीं, मैंने 3 बार लिखना सीखा। जब बचपन में हम बड़े हुए, क्लासेस ज्वाइन करी, तब मैंने लिखना सीखा। हाथ कटने के बाद में पेन बांध कर फिर लिखना सीखा, और इलेक्ट्रॉनिक हाथ लगने के बाद में उनसे भी मैंने लिखना सीखा। मैंने एक बार नहीं, 3 बार लिखना सीखा है। और यदि अगर मैं इतना कर सकता हूँ, मैं अपना 100% दे सकता हूँ, तो आप लोगों में किस चीज़ की कमी है? आप लोग वही काम 200% तक कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता यहाँ बैठे हुए किसी भी इंसान को अब ये महसूस होना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बशर्ते आपकी नीयत और आपका रास्ता साफ होना चाहिए। और मैं अपनी वाणी को इन 2 लाइनों के साथ में विराम देना चाहूँगा। कोशिशें बेहिसाब है, मुश्किलें बेहिसाब है, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। धन्यवाद।